हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम लोगों का एक सेशन है, इसमें मैं अपने पॉलिटी के सेक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाता हूँ और उसे हम आपके साथ इन शॉर्ट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका वो टॉपिक जो है इन शॉर्ट रिवाइज हो जाए। एक क्विक रिवीजन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन आपका हो जाए। इस एम को लेकर के हम लोगों ने ये सेशन शुरू किया है। इसी सेशन में आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एज वेल एज स्टेट लेवल दोनों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो हम लोग इसको क्विक रिवाइज करते हैं, क्विकली एक रिवीजन मारते हैं इस पर जल्दी से कि क्या है ये और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल टोटलिटी में, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 को जब आप स्टडी करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट को बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, उन्होंने दोनों सरकारों को नीति निर्माण के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जब आप आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सरकारों को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको इस डायरेक्शन पे काम करना है, आपको इन डायरेक्शन को, इस पाथ को फॉलो करना है, जो पार्ट 4 में आता है 36 से 51 तक। अगर आप इन पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनको शामिल करते हैं अपने पॉलिसीज में, अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है 36 से 51 तक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मानना है कि आप पब्लिक का वेलफेयर कर पाएंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, या आप कह लीजिए भारत को एक कल्याणकारी देश या कल्याणकारी राज्य बनाना है और हमारी जनता का विकास करना है। तो जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सरकारें अपना काम करेंगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो होप था या जो एम था, वो आपको पार्ट 4 में दिखेगा। और पार्ट 4 का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य हमें बनाना है। अब होता क्या है कि अक्सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि देखिए जब सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने लग जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट का आपस में क्लैश हो जाता है। तो सरकार को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ता है कि हम किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी ना करें और हम बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट, अपने एम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट भी कर ले जाएं। तो गवर्नमेंट को दोनों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस मेंटेन करके अपनी पॉलिसीज को बनाना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फेमस जजमेंट में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से रिलेटेड था, उसमें बोला कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे बोथ आर टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक रथ के दो पहिए की तरह हैं, जिनका दोनों का साथ साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको रथ को आगे ले जाना है। तो मतलब अगर देश का विकास करना है, जनता का विकास करना है, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नाइदर फंडामेंटल राइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट than directive principles, nor directive principles are more important than fundamental rights. Means both are important in the governance or in political system. दोनों का अपना महत्व है और दोनों को आपको साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा अगर आप इस देश की जनता का विकास करना चाहते हैं। तो कोई किसी से कम नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी। इसी क्लैश को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जिससे गवर्नमेंट अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। एक्चुअली में होता क्या है, आपको एक बात बताएं,
जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक लाइन लिखी गई कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होंगे ये कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। मतलब कोई पब्लिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कोर्ट नहीं जा सकती, जैसे आप फंडामेंटल राइट में जाते हैं। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ठीक है, नहीं चाहेगी तो भी ठीक है। मीन्स implementation of following directive principles it totally depends upon the government's will। ये टोटल सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करे या ना करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। मीन्स रिसोर्सेज, संसाधन पर ये निर्भर करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर रिसोर्स है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर देती है, अगर रिसोर्स नहीं है तो नहीं करती। तो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इसको फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही तो कोई भी पब्लिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, न्यायालय नहीं जा सकता। लाइक इन द केस वी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट when our fundamental rights are not followed or when fundamental rights are violated by the government or by the system or by any officer। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो हम न्यायालय जाते हैं, but you cannot go to court or you cannot move court as far as directive principles are concerned। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दैट फंडामेंटल राइट्स दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज whereas फंडामेंटल राइट दे डोंट डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज। मौलिक अधिकार सरकार को देना ही देना है, उसकी रिस्पेक्ट सरकार को करनी ही करनी है। तो इसीलिए अक्सर दोनों में विवाद हो जाता है। तो न्यायालय ने क्लियर कट कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों गवर्नेंस में, शासन करने में महत्वपूर्ण हैं और सरकार को दोनों को महत्व देना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें कहाँ मिलते हैं? पार्ट 4 में मिलते हैं, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक। एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि किसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी देश बनाना है। द आंसर इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। एक क्वेश्चन बहुत आता है स्टेट लेवल के एग्जाम में कि ये कहाँ से लिए गए, तो द राइट आंसर इज फ्रॉम आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से फॉलो किए? दैट इज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और यू कैन से दैट इज फ्रॉम आयरलैंड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन शॉर्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे मिलेंगे किसी एक टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।